चले जी, पहली चीज बच्चों आगे चल रहे हैं। अब हम एक नया आइजा पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? आइजा 200। सही है। ये पहला आइजा है जो कि आपके ऊपर नाजिल हुआ। बाकी आइजाज फ्रॉड वाले बाद में आए होंगे। ये पहला आइजा है जो कि आपको बताता है जहां इस दुनिया में कौन आया? ऑडिटर आया। सही है। तो फौरन से एक आइजा आया, आइजा 200, जिसका नाम था ओवरऑल डन हो गया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्लैश स्कोप ऑफ एन ऑडिटर। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमने पढ़ना है मुझे। सही है। फिर इंशाल्लाह क्लास ऑफ कर दूंगी। चलिए, ये आपको बताता है ये दूसरी हेडिंग है ड्यूरिंग एज अ स्टूडेंट। ये आपको बताता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सही है। तो मुझे बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? आइजा। आइजा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन। तो हमारे कोर्स का पहला आइजा 200 है और आखिरी आइजा 706 है। तो हमारे सिलेबस का पार्ट। जब आप इंशाल्लाह फाइनल में आएंगे तो आखिरी आइजा 820 810 तक आ रहा होगा। सही है। तो ये हमारे पास पहला आइजा है जिसको हम इंशाल्लाह क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। वो क्लियर है? ऑडिट के 5 एलिमेंट समझ आ रहा है? कौन सा पहले? कौन शेयर होल्डर आया, फिर मैनेजमेंट आई, फिर ऑडिटर आया। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले किसकी लिखो? ऑडिटर की। बट इस दुनिया में पहले आया कौन है? नहीं, शेयर होल्डर। उसके बाद प्यारे बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पहले किसका होनी चाहिए? मुझे, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही ड्राफ्टिंग में हेल्प करेगा। पहले इस दुनिया में कौन आया? ऑडिटर। मैनेजमेंट से पहले कौन आया? शेयर होल्डर। डे टू डे तो नहीं आ रहा होगा ना। अब एक लिस्टेड कंपनी, उसके 10 लाख शेयर होल्डर है, तो क्या ऑडिटर 10 लाख शेयर होल्डर के मुंह लगेगा? नहीं, तो वो किसके मुंह लग रहा होगा? वो मैनेजमेंट के। तो इस दुनिया में पहले कौन आया? मैनेजमेंट आया। तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम पहले किसकी पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट की पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद। ये मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी। और मैनेजमेंट की दूसरी जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। मैनेजमेंट की दो जिम्मेदारी। और आप खुद डायग्राम से कनेक्ट करते रहिएगा। थोड़ा सोचना है, थोड़ा सा एक्टिव रहना है। आपने खुद इन दो जिम्मेदारी को उस डायग्राम से मैनेजमेंट की ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट बताएगी तभी तो ऑडिट होगा। मैं ही बताऊं और मैं ही बैठ के, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्यारे बच्चे। तो ऑडिट कब होगा? जब एक थर्ड पार्टी एक एलिमेंट बनाएगी और एक थर्ड पार्टी इसका ऑडिट करेगी। अगर आप ही पेपर बनाए और आप ही पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर आप ही पेपर चेक कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब मैनेजमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद and to provide all the information to the, ये जो एग्रीमेंट्स होंगे, ये जो एसेट्स होंगे, ये जो रिसीवेबल्स होंगे, ये जो बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, ये जो इन्वेंट्री वेयर हाउस होंगे, सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी? किसको? यहाँ तक बात समझ। अब मजा आएगा। ऑडिटर की जिम्मेदारी पढ़ना। स्ट्रक्चर समझते रहिएगा। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, पेपर अभी नहीं होगा उससे। अगली जिम्मेदारी किसकी? ऑडिटर की जिम्मेदारी। अच्छा, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है, अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं ऑडिटर की जिम्मेदारी यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी? सुनिए, एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस।
सुनिएगा मेरे भाई, देखो 10-15 मिनट। एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब है, रीजनेबल का मतलब है हाई लेवल, और एश्योरेंस का मतलब है हाई लेवल ऑफ, हाँ जी, कॉन्फिडेंस। किसको किसको आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, जबरदस्त। किसको? एज एन ऑडिटर मेरी जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे रहा हूं किसको? शेयर होल्डर को। क्या एश्योरेंस दे रहा हूं? क्या एश्योरेंस दे रहा हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये IFRS के हिसाब से, किस चीज पे एश्योरेंस दे रहा हूं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या ये IFRS के हिसाब से बने भी हैं? तो रीजनेबल एश्योरेंस इज दी, व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस? इट इज दी, मेरे भाई, इट इज दी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट it is not the absolute, but it is not the absolute assurance. What is absolute assurance? 100%. As an auditor, आपकी जिम्मेदारी है to obtain reasonable assurance, which is the high but not the absolute assurance. क्यों? क्यों? Because there are inherent limits. Because there are inherent, ऑडिट की अपनी कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से मैं 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। हाँ, मैं हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ। हाई लेवल का मतलब अभी कह रहा हूँ 70%, 80%, 85%, लेकिन 100% एश्योरेंस में ऑब्टेन नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ऑडिट की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है। क्या है वो इनहेरेंट लिमिटेशन? क्या है वो इनहेरेंट लिमिटेशन? वो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहली एस्टिमेट्स, पहली इनहेरेंट लिमिटेशन एस्टिमेट्स। क्या 40 का नंबर है, मैनेजमेंट ने कहा मेरी यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। सही है, तो 200 को डिवाइड करें कितने से? 500। यही आंसर आएगा, 40 ही आंसर आएगा। 40, तो 40 रुपए का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ये 200 रुपए किस चीज की अलामत है? कॉस्ट की। ये तो वेरीफाई हो सकती है, लेकिन कंपनी ये कहती है कि इस 200 रुपए के एसेट को मैं कितने साल चलाऊंगी? 5 साल। क्या कोई लिख के दे सकता है कि ये एसेट 5 साल चलेगा? नहीं सर, 5 साल से ज्यादा भी चल सकता है और 5 साल से कम भी चल सकता है। तो इसका मतलब है ये जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर आ रहा है, क्या ये 100% करेक्ट है? जब ये नंबर 100% करेक्ट नहीं है तो इस नंबर के ऊपर आप 100% ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। 20 रुपए की इंपेयरमेंट करी थी मैनेजमेंट ने कि मेरा एक रिसीवेबल है 100 रुपए का, मुझे लगता है 20 रुपए मुझे रिसीव नहीं होंगे। क्या कोई देख के दे सकता है कि वाकई में 20 रुपए? क्या पता वो 100 के 100 रुपए पूरा पे कर दे और क्या पता वो 1 रुपया भी पे ना करें। तो जो बैलेंस शीट में मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल 80 का आ रहा था या बैडेड एक्सपेंस जो मेरे पास 20 रुपए का आ रहा था, इन दोनों नंबर्स में क्या इन्वॉल्व है? क्योंकि जब एस्टिमेट्स इन्वॉल्व है प्यारे बच्चों, जब एस्टिमेट्स 100% करेक्ट नहीं है तो एज एन ऑडिटर आप ओपिनियन 100% एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? क्लियर है हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, तो पहली चीज क्या होगी? दूसरी चीज, मैनेजमेंट क्या कर सकती है? हमने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मैनेजमेंट तो फर्स्ट डे से ही फ्रॉडिया थी। मैनेजमेंट तो फर्स्ट डे से ही क्या थी? फ्रॉडिया थी। जब मैनेजमेंट फर्स्ट डे से ही फ्रॉडिया थी तो इसका मतलब है मैनेजमेंट अभी भी क्या कर सकती है? फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे मुझे 300 रुपए का एविडेंस दिखाओ, मैं जाली एग्रीमेंट बना के आपको दे दूंगा, मैं जाली गुड्स डिलीवरी नोट बना के दे दूंगा, मैं जाली आपको इनवॉइसेस
बना के दे दूंगा। उसका मतलब मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है। प्यारे बच्चों मेरी बात सुनिएगा, एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सत्यम का नाम सुना है सबने, सत्यम, सही है। पीडब्ल्यूसी इंडिया वॉज द ऑडिटर। सत्यम बहुत बड़ी आईटी कंपनी, कहां पे, इंडिया में। पीडब्ल्यूसी इंडिया वॉज द ऑडिटर। सत्यम ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, इसमें लिखा आ रहा था हमारे पास बैंक में कितना पैसा पड़ा है, $1 बिलियन। मेरे भाई कितना, 1। पीडब्ल्यूसी वॉज द ऑडिटर, पीडब्ल्यूसी ने ऑडिट किया और एक ओपिनियन रिपोर्ट या ओपिनियन की शेयर रिपोर्ट, दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद। इसका मतलब कि $1 बिलियन का नंबर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पता चला ये नंबर फ्रॉडिया था। बैंक में सिर्फ और सिर्फ $1 बिलियन। अगर आज हम पाकिस्तानी इसको मल्टीप्लाई करें तो पाकिस्तानी 300 अरब रुपए हो जाते हैं। 300 अरब रुपए का कैश मौजूद नहीं था और पीडब्ल्यूसी इंडिया ने कह दिया 300 अरब रुपए का कैश बिल्कुल सही है। मैंने इसके ऊपर एविडेंस ऑटिंग की। बच्चों उसने करा क्या, उसका मतलब ये एडिट तो नहीं हो सकता यार। ये क्या हुआ था, फ्रॉड होता है तो ऑडिटर को फ्रॉड को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ आकर, क्यों उसने करा क्या, उसने जाली इनवॉइसेस बना दी, जाली बैंक स्टेटमेंट बना दी। ऑल्दो पीडब्ल्यूसी इंडिया की गलती थी। क्यों गलती थी, जब इंशाल्लाह हमारे साथ 505 एक्स्ट्रा कंफर्मेशन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या गलती थी। लेकिन और तभी लिस्टेड ऑडिट ही कर सकता पीडब्ल्यूसी इंडिया में से। इतना बड़ा अपने केपीएमजी को जो होने जा रहे हैं सिलिकॉन वैली बैंक पे क्या $100 बिलियन के डिपॉजिट्स को कंपनी 2 दिन में क्या कहते हैं बंद हो गई, तो बिल्कुल जीरो पे आके खड़ी। तो लाजमी सी बात है कि उनके ऊपर भी अभी कोई ना कोई रेगुलेटर एग्जामिन करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट और फ्रॉड को एज एन ऑडिटर डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही, मैं पूरा साल अगर आईक्यू में बैठता हूँ और आप कल को आईक्यू रेवेन्यू ऑडिट करने आएंगे तो मैं चीजों को मैनिपुलेट करके फ्रॉड करके नंबर को ओवर स्टेट कर सकता हूँ। उसको आपको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डन हो गया प्यारे बच्चों। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एजीएम कब होती है। हाँ जी, एजीएम कब होती है, ईयर एंड के 120 डेज, सही है। और एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले जाएगा, 21 दिन पहले। तो इसका मतलब अगर जून ईयर एंड है तो 120 दिन 28 अक्टूबर को होंगे। 28 अक्टूबर को होंगे तो 21 दिन पहले शेयर होल्डर को नोटिस जाएगा, जिसके अंदर पूरी रिपोर्ट एफएस वगैरह जाएगी। वो कौन सी डेट होगी, 7 अक्टूबर। ईयर एंड क्या है, 30 जून 2022। ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए कितने महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 7 दिन। अगर आप एक हफ्ता, तो इसका मतलब ऑडिटर के पास है ही 99 दिन ऑडिट करने के लिए। और वो ऑडिटर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट कर रहा है जो कि 5 ट्रिलियन का है। या फिर मैं जब एसएसजीसी को ऑडिट करता था तो एसएसजीसी को ऑडिट में एसएसजीसी के 3 मिलियन कस्टमर है। तो हम यहाँ बैठे हैं, सही है। तो 3 मिलियन कस्टमर है। 3 मिलियन कस्टमर को हर महीने कैसा मिला है, साल में कितना, 360 मिलियन। 360 मिलियन का मतलब है 36 करोड़ गैस के बिल। आपको लगता है कि मैंने 36 करोड़ गैस के बिल देखे होंगे, हाँ जी, आपको लगता है मैंने 36 करोड़ गैस के बिल मैंने क्या करा होगा, मैंने सैंपलिंग करी होगी। अगर मैं 36 करोड़ गैस के बिल देखने बैठ गया, हाँ, तो वो जो एजीएम की कंप्लायंस है वो तो मैं 36 करोड़ गैस के बिल नहीं देख सकता। मैंने क्या करी, मैंने 36 करोड़ में से, मेरी बात सुनिएगा, मैंने 36 करोड़ में से, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी लॉजिक है। मैंने 36 करोड़ में से सिर्फ 10,000 गैस के बिल देखे और मैंने कहा 36 करोड़ में से अगर 10,000 गैस के बिल बिल्कुल सही है तो बाकिया 35 करोड़ और ये 99,90,000 बिल्कुल सही होंगे। कोई लिख के दे सकता है सही होंगे, नहीं उसमें भी कोई एरर या फ्रॉड
तो जब आप टेस्टिंग 100% नहीं कर रहे हैं, जल्दी 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 100% आप कैसे दे सकते हैं? आपका होने वाली है, तो आप टेस्टिंग 100% नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ तक? तो सबसे पहली चीज मैनेजमेंट क्या कर सकती है? एस्टिमेट, दूसरा फ्रॉड, तीसरा सैम्पलिंग, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें। जब मैनेजमेंट ही आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जब आपके पास इंफॉर्मेशन 100% नहीं होगी तो आपके पास एश्योरेंस 100% कैसे हो सकती है? इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, कंपनी केस हार गई, ऑडिटर मैनेजमेंट ने हमें जल्दी 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 बताया ही। जब मैनेजमेंट ने बताया ही नहीं, तो इसका मतलब है एफएस में प्रोविजन आना चाहिए था, या यूनिलीवर उसको ऑडिट कर रहे थे। यूनिलीवर के 1500 वेयर हाउस पूरे पाकिस्तान में, 4 वेयर हाउस में आग लगी। मैं कराची से बैठ कर ऑडिट कर रहा हूँ है, और भावलपुर ब्रांच में वो आग लग गई। मैनेजमेंट ने मुझे पता है, जब वेयर हाउस में आग लग गई, इन्वेंट्री जल गई, इन्वेंट्री इंपेयर्ड होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। क्यों? उसने मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, और ना ही मुझे, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन 100% नहीं हो सकती, तो मेरे पास ओपिनियन मैं कैसे कह दूं कि A to Z सारे नंबर बिल्कुल सही है? क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास पहले जिम्मेदारी हमेशा किसकी आएगी मैडम? हमेशा पहले जिम्मेदारी किसकी आएगी? क्यों? इस दुनिया में पहले कौन आया है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद एंड टू प्रोवाइड। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? टू ऑब्टेन व्हाट इज रीजनेबल एश्योरेंस। इट इज द हाई level of assurance but not the absolute assurance, because there are inherent limitation. And what are the inherent limitation? Estimate or sampling, and management may not provide all information. Management may not provide all information. क्या यहाँ तक बात intentionally और unintentionally हो गया? तो अनइंटेंशनल गलती। क्या यहाँ तक बात समझ आती? अब इसको समझने की कोशिश, मेरे भाई समझने की कोशिश करिएगा। ये क्लियर है? ये आयजा 200 है, लेकिन आयजा 200 का उतना हिस्सा हमने पढ़ा है जो हमें फिलहाल आगे आयजा से कनेक्ट कर सके। पूरा आयजा 200 हमने खुदा का वास्ते, और आयजा 200 का जो बकिया हिस्सा है वो हमारी आखिरी की क्लासेस में हो रहा होगा। बच्चों क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो आयजा 200 हमारा कंप्लीट, बट इतना हो गया कि आज की क्लास में ये समझ आ गया कि हाँ जी, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की 5 एलिमेंट्स है। मैं क्यों 100% एश्योरेंस ऑब्टेन? अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें प्यारे बच्चों, ये पूरी डायग्राम, ये आयजा 200 पढ़ रहे हैं हम, सही है? ये आयजा 200 कहां से ड्राइव हो रहा है? ऑडिट के 5 एलिमेंट्स। इस दुनिया में पहले कौन आया? एश्योरेंस के बाद मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? To prepare FS in accordance with IFRS and to provide all information to the auditor. ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है कि जो मैनेजमेंट ने FS IFRS के हिसाब से बनाए, इसके ऊपर जल्दी जल्दी इसके ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस ले। रीजनेबल एश्योरेंस इज दी, बट इट इज नॉट दी। क्यों? आंसर बी 5 एलिमेंट्स में लिखा है। पहली इनहेरेंट लिमिटेशन क्या? एस्टिमेट्स कहाँ डिफाइन होते हैं? इसमें यूजफुल लाइफ कहाँ डिफाइन है? इन्वेंट्री, लोअर ऑफ कॉस्ट, एनआरवी कहाँ? एनआरवी है क्या? एनआरवी है क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। याद आ रही है वर्ड? इन्वेंटरी किस पर रिकॉर्ड करते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस नेसेसरी। वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? एस्टिमेट्स का वर्ड यूज। इसका मतलब है जितने भी यहाँ पे नंबर्स मैंने लिखे हैं, अगर इसमें कोई एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये एस्टिमेट्स कहाँ से निकल के आया है? ये IFRS, ये एस्टिमेट्स IFRS। दूसरी चीज, तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है? मैनेजमेंट क्या कर सकती है? फ्रॉड। या मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी थी ऑडिटर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। प्लस 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 एज एन ऑडिटर
जो मैं ऑडिट एविडेंस लेता हूं क्या वो मैं 100% एविडेंस लेता हूं? जब मैं एविडेंस 100% नहीं ले रहा तो मैं एश्योरेंस भी 100% कैसे लूंगा? तभी ऑडिट एविडेंस मैंने अभी लिखा है, ये जो सही वर्ड है वो है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हम चल अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सफिशिएंट हमारी पूरी सुनिएगा, कल की क्लास के बाद जो हमारी तीसरी क्लास होगी या चौथी क्लास होगी वो पूरी क्लास हमारी सिर्फ 2 वर्ड्स में निकल जाएगी जिसका नाम है आपसे वापस से कह दो, हमारी जो तीसरी या चौथी क्लास होगी वो पूरी क्लास कौन से 2 वर्ड समझने में निकल जाएंगे? सफिशिएंट। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं पूरी 2 घंटे की क्लास से 2 वर्ड समझाने में करूंगा क्या? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट समझ आ रहा है? 100 में से सफिशिएंट एविडेंस ले रहे, 100 में से एक एविडेंस लिया तो क्या हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन करी आपने? नहीं जी, तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करी आपने, तो आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। और तीसरी चौथी क्लास में ही हम ऑडिट प्रोसीजर का ओवरव्यू लेंगे। आपको बात समझ आ रही है? आज की क्लास में ऑडिटर की जिम्मेदारी समझिए, अगली क्लास में ऑडिट स्टार्ट होगा, उसके बाद ऑडिट परफॉर्म होगा, फिर रिपोर्ट। तो जब तक पूरी साइकिल हमें ऑडिट की समझ में नहीं आएगी हम कोई भी आइजा नहीं पढ़ सकते। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों को? अच्छा बिल्कुल नहीं रहना, कहीं नहीं जाना, सुनते रहना। तो मेरे पास जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी आई वो कहाँ से लिंक हो रही है? जो मेरे पास ऑडिटर की जिम्मेदारी भी आ रही है वो भी कहाँ से लिंक हो रही है? जो मेरे पास इनहेरेंट लिमिटेशन है वो भी अल्टीमेटली कहाँ से लिंक हो रही है? तो अगर हम इस तरह चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे हमें चीजें कयामत रिटेन रहेंगी, याद रहेंगी, लॉजिक आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने पहले किसकी जिम्मेदारी लिखी, फिर उसके बाद किसकी जिम्मेदारी लिखी? क्यों? बिकॉज इस दुनिया में पहले कौन आया है? मैं। फिर कौन आया है? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आपको फजूल बात लग रही है, ये फजूल बात नहीं है। ये अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अनफॉर्चुनेटली क्लास का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अगली क्लास में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसके 4 नंबर है। ये जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ जिसको आप लाइटली ले रहे होंगे कि मैनेजमेंट की टैली और ऑडिटर की, इसके ऊपर अगली क्लास में कितने नंबर है? और मेजॉरिटी बच्चों आंसर का स्ट्रक्चर मैंने जैसे बना के दिया है, आंसर भी उसी स्ट्रक्चर, तभी आप आंसर ड्राफ्ट कर सकेंगे। मैं अगली क्लास में प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक बात समझ आती है यार? सबको हेड नोट पास करोगे? 1 सेकंड जल्दी छेती छेती। जी सर। आप जब ऑडिट करने जाते हो आप कहते हो यार सही नंबर रिपोर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ये प्रॉफिट मतलब अगर 80-70 रुपए के लॉस को 170 के लॉस में दिखा देंगे तो क्या आप लिख दोगे सब कुछ सही है? तो आप अभी ये लिखोगे भाई नंबर्स दो, तो आपके ये थोड़ी है कि आप सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करने जा रहे हो। भाई जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर सही है, चाहे वो 40 रुपए का अगर आपने रेवेन्यू वेरीफाई करा 200 रुपए का और आपको पता चलता है 200 का रेवेन्यू नहीं बल्कि रेवेन्यू कितने का होना चाहिए? 300 का। आप मैनेजमेंट को बोलो कि 300 रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड करो, मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं करती, आप हो गई एफएस आईएफआरएस के सबसे नहीं बने। बस आपका बेंचमार्क क्या है? आपका बेंचमार्क आईएफआरएस। यहाँ तक बात समझ आती है? हैंड आउट दिखाओगे यार 1 सेकंड? दो हैंड आउट है आप रखें सामने, जल्दी सबको मिल गया हैंड आउट? सिर्फ 5 मिनट इसको हम रीड कर रहे हैं इसलिए ताकि अगली क्लास में जो हमने सवाल करने हैं वो सवाल आपने घर से, मेरे भाई घर से अटेम्प्ट करके आने, पढ़ के आने, ताकि कल की क्लास में हम उसको फौरन से डिस्कस कर सके और ड्रॉप कर सके। सही? ऑल्दो आज की क्लास का एजेंडा था लेकिन चूंकि चीजों में टाइम लग गया हमारा, तो ये एक फेवर आपको देने की क्या घर से। इससे फायदा क्या होगा? हमारा 1-1.25 घंटा हमारा सेव हो जाएगा और आप अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से उसको आराम से पढ़ के लिख सकेंगे। तभी मैं आपके साथ सिर्फ हैंड आउट रीड कर रहा हूँ, जल्दी से पेज नंबर 1 आइजा 200, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सुन ले। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ इसलिए रीड करा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सुन ले। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, रीड इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो सवाल हमने करने हैं तो अगर आपने हैंड आउट रेफर करना हो तो आप हैंड आउट
रेफर कर सकें। ISA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस में ISA scope independent auditors overall responsibility to conduct an audit in accordance with international standards on auditing, objective to obtain whether FS are free from material misstatement। ये material misstatement को highlight कर लें, ये हमने आज की क्लास में नहीं पढ़ा, ये हमारी चौथी और पांचवी क्लास का एजेंडा सिर्फ मटेरियल और मिसस्टेटमेंट, ये दो वर्ड्स होंगे, बिकॉज इन दो वर्ड्स के ऊपर दो आइजाज है। जो आपको इतना सा लिखा हुआ है ना मटेरियल, तो मटेरियलिटी के ऊपर एक आइजा है और मिस, तो आप सोचो पहला आइजा पढ़ने जा रहे हैं, उस आइजा का पहला स्कोप या ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर दो आइजा, तो हम तभी हमें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना पड़ेगा। सही है। टू रिपोर्ट ऑन, पर रिपोर्टिंग के ऊपर हमारे सिलेबस में कोई 5-6 आइजा है, तो रिपोर्ट तो आप समझ रहे हैं हमने क्या काम करना है। अच्छा जी, before we discuss auditor's responsibility, it is necessary to understand recall the 5 elements of assurance engagement to prepare FS in accordance with IFRS। ब्रैकेट में देखना है, सेकंड वाला हमने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ना है। सही है, बिकॉज सेकंड वाले में वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल एक पूरा सेपरेट एरिया है, अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको आप कट कर दें। तीसरा, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल इंफॉर्मेशन। 2 जिम्मेदारी हमने पढ़ी है, आपने भी 2 जिम्मेदारियां, ये नहीं कि आप तीसरी पढ़ने बैठे खुद से आपने कहा सर ने नहीं पढ़ा है। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको ये इंटरनल कंट्रोल का जो एक वर्ड है इसके ऊपर 10 क्लासेस लगती है। क्लियर है हम सब यहाँ पे। अच्छा जी, नाउ लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव / रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। ऑडिटर इज रिस्पांसिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज के ऊपर, वही एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस वेदर ड्यू टू फ्रॉड or error, to express an opinion whether FS are prepared in accordance with IFRS। Next page back. Now question arise, what is reasonable assurance? Let's discuss this word separately. Reasonable is the high level but not the, and what is assurance? Assurance is to enhance the degree of the confidence of the intended, and who are the intended user? तो यहाँ तक बात समझ आती है। तो who is the intended user? शेयरहोल्डर। ये एफएस अगर मैनेजमेंट बना के शेयरहोल्डर को दे और इसी एफएस के ऊपर ऑडिटर साइन कर दे, तो शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इस एफएस के ऊपर बूस्ट हो जाएगा। मुझे इक्विटी के फाइनेंस को लोन चाहिए, मैं बैंक के पास लोन जाऊँ, मैं खुद ही एफएस बना के बैंक को दूं, यार देखो इतना अच्छा रेवेन्यू, इतना अच्छा है, मुझे लोन दे दो। लेकिन उसी एफएस के ऊपर पीडब्ल्यूसी ये लिख दे के जो नंबर्स आ रहे हैं मैंने इसका ऑडिट किया है, तो मुझे लोन क्यों, बिकॉज बैंक का। तो यहाँ पे इंटेंडेड यूजर कौन हो गया, यहाँ पे इंटेंडेड यूजर कौन हो गया, बैंक। तो बैंक का एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या पीडब्ल्यूसी ने नंबर देखे हुए, मुझे देखने की जरूरत नहीं, नंबर ठीक होंगे। क्लियर हो गए प्यारे बच्चों। अच्छा जी, वाई ऑडिटर कैन नॉट एक्सप्रेस एब्सोल्यूट द ऑडिट, सुनिएगा मेरी खुदा का वास्ता स्टूडेंट, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड, मतलब आइजा आपसे कह रहा है कि मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। एंड और अगर तुम्हारे अंदर मस्ती है, वर्ड क्या लिखा हुआ है, एंड कैन नॉट, अगर तुम्हारे अंदर, तो तुम भी 100% एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड बड़ी जबरदस्त चीज लिखी है, सुनिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैंने कहां से कॉपी किया है, आइजा से। अगर इसी चीज को मैं अपनी अंग्रेजी में करने जाऊं प्यारे बच्चों, तो जो स्टेटमेंट के एक जो हुस्न था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क टू 0 का मतलब मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% नहीं ले सकता। इस ऑडिट रिस्क को भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये पूरा एक टॉपिक है आइजा 315। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ बच्चों कि मैं पहला आइजा पढ़ रहा हूँ, इस एक आइजा के अंदर कितने आइजाज के वर्ड आ रहे हैं, 6 से 7 आइजाज के वर्ड आ रहे हैं। सही है, मटेरियल का वर्ड आ रहा है, मिस स्टेटमेंट का वर्ड आ रहा है, इंटरनल कंट्रोल का वर्ड आ रहा है, ऑडिट रिस्क, ये सारे के सारे हमारे क्या है। तभी हम कोई भी आइजा कंप्लीट पढ़ ही नहीं सकेंगे जब तक हमें पूरे आइजाज का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पता ना चले। क्या यहाँ तक बात समझ आती है। And therefore obtain the absolute assurance that the FS are free from material miscibility to fraud or error because there are inherent limitation of an audit। क्या inherent limitation है मेरे भाई, पहली वही एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब एस्टिमेट्स कहाँ पे होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, FR1 FR2 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग,
The preparation of FS involved judgment by the management in applying the requirement of IFRS, for example, accounting estimates. दूसरा, nature of audit procedures. क्या मतलब इसका? Possibility that the management may not provide intentionally or unintentionally complete. जब information 100% नहीं है, complete नहीं है, तो opinion कैसे 100% हो सकती है? तो क्लियर हम सारे यहाँ पे. तीसरी चीज, fraud में involve sophisticated and अगेन फ्रॉड के वर्ड को हाईलाइट करें. फ्रॉड के ऊपर एक पूरा टॉपिक है हमारा जिसका नाम है आइजा 240. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सिलेबस का जो सबसे आसान आइजा है उसके अंदर डिफरेंशियल आइजास के वर्ड्स लिखे हैं. जब आगे जाकर हम आइजास पढ़ेंगे तो कोई आइजा कंप्लीट उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम 6-7 क्लासेस में फ्रेमवर्क को समझ आएगा. जहां जहां फ्रॉड का वर्ड आएगा, जहां जहां मटेरियल का वर्ड आएगा, जहां जहां मिस स्टेटमेंट का वर्ड आएगा, हम फौरन से लिंकिंग कर लेंगे इसका मतलब क्या है. क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे there is an expectation by the user of the FS that the auditor will form an opinion within a reasonable period of time and therefore audit conducted on sampling basis. आपको शेयरहोल्डर ने अपॉइंट किया, आप बैठ के 3-3.5 करोड़ इनवॉइसेस बैठ के देखने बैठ गए, 20 साल बाद शेयरहोल्डर को बताओ क्या ये तो फ्रॉड. समझ रहे मेरी बात? नहीं यार, आपको एक रीजनेबल टाइम में ऑडिट परफॉर्म करना होता है, तभी आप ऑडिट किस बेसिस में कर रहे होते हो. तो इसका मतलब है सैंपलिंग का वर्क. तो जो ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करते हो वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट. अगेन ये दो वर्ड आ रहे हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, इसके ऊपर भी एक आइजा और स्टॉप इंशाल्लाह. तो प्यारे बच्चों, रमजान तक या जो ये वीक है हमारा, ये पूरा वीक हमारा किसमें जाएगा? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. या नेक्स्ट वीक का जो हमारा मिड होगा वो हमारा किसमें जाएगा? कॉन्सेप्चुअल. जिसमें 5 से 6 हमारी क्लासेस होगी. वो क्लासेस अगर आपने तमीज से ले ली मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, ऑडिट मुश्किल नहीं है. ऑडिट के 5 एलिमेंट्स अगर पास तमीज से लॉजिकली देखें तो आप बहुत से आइजाज को इससे ले कर सकते हैं. हमारी कल की क्लास है और कल की क्लास का एजेंडा क्या होगा हमारा? हमने फौरन से इसके ऊपर सवाल करने हैं और फौरन से हमने नया टॉपिक स्टार्ट कर देना. नया टॉपिक स्टार्ट हमसे वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हल्के हल्के बढ़े. आप इसको इस तरह समझे कि हमने आज एसेट की डेफिनेशन पढ़ी, कल हम बैठ के लायबिलिटी की डेफिनेशन को समझेंगे, परसों हम बैठ के इनकम की डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सपेंसेस, उसके बाद हम इक्विटी. जब डेफिनेशन सारी समझ में आ जाएगी तभी हम IAS 16 पढ़ सकेंगे, तभी हम IAS 2 पढ़ सकेंगे, तभी हम IAS 36 पढ़ सकेंगे, तभी 38 पढ़ सकेंगे. याद है बात समझ आ रही है? तो बस हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे हमारा 1-1.5 हफ्ता लगेगा. कोई सवाल प्यारे बच्चों आप लोगों को? जी मेरे भाई, क्लासेस हफ्ते में 3 से 4 दिन होगी. 2 वीकडेज में होगी, 2 से 3 वीकडेज में होगी, 1 वीकेंड में होगी. सॉरी, रमजान की टाइमिंग में आपको अभी से बता रहा हूँ. रमजान में जो मेरी क्लासेस की टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली जो होगी वो 3:30 बजे होगी. 3:30 पौने 4 से क्लास होगी हमारी. असर तक हम बैठ के क्लास लेंगे, फिर असर की नमाज के बाद यहाँ पे क्रिकेट का एहतमाम होगा. तो हम क्रिकेट खेलते हैं 2 घंटे वगैरह, तो वो खेलेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे. हाँ जी, रमजान के यार, रमजान के बाद क्या है? नहीं, टाइम नहीं, रिजल्ट है. तो दुआ करके तो पास हो जा, हाँ, ताकि तू बैठ सके ना. फिर खुदा ना खासा फेल हो गया तो फिर टाइम मैटर करेगा. तो फिर रमजान आ रहा है, दुआ किस चीज से करनी है? अच्छा, तो हमने तो सही. रमजान के बाद की क्या टाइमिंग्स होंगी? मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी रमजान के बाद की टाइमिंग्स होंगी वो यही टाइप होगी. 1:30 से 3:30 मैंने ऑडिट कर ली और फिर पौने 4 से 5:30 तक मैंने एक हाफ पूरा आपके साथ. मोस्टली सेकंड हाफ में होगा वो फर्स्ट हाफ में बस मॉर्निंग हो सकता है. सही, तो सेकंड हाफ होगा. ठीक है. तो रमजान मेरी टाइम फिक्स होगी. मतलब ये ना बोलिएगा कि आज 1:30 बजे रखी तो रमजान में 3:30 बजे क्यों रखी. तो रमजान में 1:30 बजे क्लास होगी, रमजान में. लेकिन उसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी वो फिक्स टाइम टेबल दिखाएंगे. लाइक अभी भी हमने कोशिश करी टाइम टेबल ये बनाए इंपॉर्टेंट होती लॉ रखते हैं और फिर उसके बाद तो अगर कोई बच्चा आगे होगा तो ऐसा नहीं होगा तो एक सब्जेक्ट के लिए आना होगा, पूरे ग्रुप बी के लिए इंशाल्लाह हमारे पास होगा. क्या आपके पास होगा? इसके अलावा कुछ सवाल जी? 6 क्लासेस हफ्ते में 7 दिन होते हैं. अपनी क्लासेस 6 दिन. रिजल्ट तक हमारे पास हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस. उसके बाद 5 तक भी जा सकते हैं.
2 आवर्स। पर मेरा स्टैंडर्ड ज्यादा है, आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग दे सकते क्लासेस नहीं दे सकते, बिकॉज नॉर्मली हमारी कोशिश ही होती है कि हम कोर्स को हम जल्दी खत्म करते हैं ताकि वर्कशॉप वगैरह की प्रैक्टिस हो रहे। लेकिन देखिए मैं पहली क्लास से आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूँ, 3 सवाल क्लास में बैठ के मैं रीड, हाँ अगर आज हमारी क्लास में टाइम होता तो लाजमी बात हम सवाल को रीड भी करते हैं, उसको अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन चूंकि हम सवाल को रीड अटेम्प्ट नहीं कर सके, कल क्लास से जो अगली क्लास होगी उससे पहले आपने हैंड आउट भी रीड करके आना है और ये सवाल भी पढ़ के आना है और थोड़ी बहुत अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। पढ़ के आ जाए, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, नहीं कर सकेंगे कुछ चीजें कल की क्लास में बैठ के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ आती है? चले बच्चों अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।